Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start another law which is covered under the Law of Tort Act. तो एक्ट हमारे पास है, लॉ हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो हम ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 2019 को यहाँ पे स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से कंसर्निंग है। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। तो कंज्यूमर, आप जब भी मार्केट में कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सर्विस परचेज करते हैं तो आप कंज्यूमर बन जाते हैं। तो ये एक्ट जो बना बेसिकली जो है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। देखिए आप मार्केट में जाते हैं, नंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, मोटरसाइकिल, कार्स, नंबर्स ऑफ मूवेबल थिंग्स या इमूवेबल थिंग्स जो है आप परचेज करते हैं। आप नंबर्स ऑफ सर्विस भी परचेज करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने LIC का कोई इंश्योरेंस करा रखा है, कोई हेल्थ कंपनी से जो है हेल्थ का इंश्योरेंस करवा रखा है, आपने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, आपने एयरटेल का, जियो का सिम ले रखा है। तो नंबर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप मार्केट में परचेज करते हैं। क्या हो जब आपको ये चीज़ें जब मिलती हैं, आप इनको बाज़ार में जाके खरीदते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज आप बाज़ार में खरीदते हो, तो वो अप टू मार्क नहीं निकलती हैं। कंपनी या फिर कोई शॉपकीपर या वो कंपनी जो आपको बताती है कि इसमें इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है और उसकी बात को मान के आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हो या उस सर्विस को आप परचेज़ कर लेते हो और बाद में वो चीज़ जो है अप टू द मार्क नहीं निकलती है, तो आपके पास क्या रेमेडी है। देखिए 1985 से पहले आपके पास रेमेडी थी, क्योंकि ये आपका राइट है, आपका लीगल राइट है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले और आप बाज़ार से मार्केट चीज़ खरीद सकते हैं और आपको सही इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की मिले, दैट इज़ योर लीगल राइट। लेकिन 1985 से पहले जब आप एग्रीव्ड पार्टी हो जाते थे, पर्सन हो जाते थे इन सभी चीज़ों से जो मैंने अभी आपको बताई, तो आप सिविल कोर्ट में जाते थे। सिविल कोर्ट में जाना और वहाँ पे एक सूट फाइल करना बहुत हेक्टिक हो जाता था। बहुत लंबा प्रोसीजर है, हमारी जितनी भी ये जुडिशियल प्रोसेस है बहुत लंबा है। नोटिस जाएगा, समन जाएगा, उसके बाद जो है इशू फ्रेम किए जाएंगे, एविडेंस होंगे, आर्गुमेंट होंगे, दैट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग आई थिंक। तो इसको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास किया कि अगर आप एज ए कंज्यूमर कुछ मार्केट से खरीदते हैं और चीज़ अप टू मार्क नहीं निकलती है, तो आप इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जाके जो इनका फॉरम है, जो लाइक ट्रिब्यूनल होता है, वहाँ पे आप केस फाइल, सूट फाइल कर सकते हैं और आपको वहाँ पे रिलीफ भी जल्दी मिल जाता है। क्योंकि सिविल कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंथी है और सिविल कोर्ट के पास इतना टाइम भी नहीं है, उनको तो बहुत सारे मैटर से डील करना होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का काम ये रहेगा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व भी करना और वहाँ पर उसको कॉम्पनसेशन और डैमेज भी प्रोवाइड कराना। क्योंकि ये सिविल मैटर्स आ जाते हैं तो यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट जो है सारा अप्लाई हो जाता है, इसलिए जो है लॉ ऑफ टॉर्ट के साथ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी रखा गया है। तो इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो भी मेन इनके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप बताइए। तो थॉरली आपके पास बड़े सारे हैं, वन बाय वन मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी इस एक्ट की और बड़े सारे फीचर्स भी यहाँ पे निकल आएंगे। फॉर द लास्ट टाइम इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1986। तो सबसे पहले जो इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था वो 1986 में आया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांसिस, ये जो पुराना एक्ट था इसमें कुछ चेंजेस की नीड थी, तो फाइनली अब हमारे पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090। तो हमारे पास लेटेस्ट जो है उसके पास विद न्यू अमेंडमेंट यहाँ पे वो पास हुआ। साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं आप। देखिए दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पहले नहीं था, लेकिन अब थ्रू 370 जो है अब रिमूव्ड हो चुकी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। उसके बाद द एक्ट हैज़ अ टोटल 8 चैप्टर एंड 107 सेक्शन। तो इस एक्ट के जो हैं 8 चैप्टर हैं और 107 सेक्शंस हैं। मेन पर्पस क्या है इस एक्ट का? देखिए प्रोटेक्शन, एक्ट के नाम से ही पता चलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, उसके हित को प्रोटेक्ट करना इस एक्ट का मेन पर्पस है। इमीडिएट डिस्पोजल ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, और कंज्यूमर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए उसको कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो कि अप टू द मार्क नहीं थी, तो वह यहाँ पे सूट फाइल करेगा और उसको जल्दी से जल्दी कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करना इस एक्ट का मेन पर्पस है।
आगे देखें तो हम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द डिफरेंट डेट्स। इस एक्ट के बड़े सारे सेक्शन हैं, उनको अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है जी। तो सेक्शन 2 के अंडर 47 डेफिनेशंस भी दे रखी हैं, ये बताया हुआ है। द एक्ट अ न्यू अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज़ बीन मेड, और इसके साथ जो है नए एक्ट में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाई गई है। ओल्ड एक्ट में ये नहीं थी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है हाईएस्ट अथॉरिटी होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड, और वो गाइड और रेगुलेट करेगी जितने भी नीचे वाली बॉडी होंगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी है, स्टेट कंज्यूमर फोरम भी है और सेंट्रल कंज्यूमर फोरम भी है। तो उनके ऊपर जो रेगुलेटिंग बॉडी होगी वो कौन होगी? कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट आपके पास द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हैज़ बीन empowered to hear the cases involving the valuation of the rupees 1 crore. Earlier the amount was only to 20 lakh. तो पहले वाले एक्ट में क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर फोरम होगा, कमीशन होगा, वहाँ पे आप अपना जो है डिस्प्यूट है जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है, और आपको जो भी मैंने इशू बताया, मार्केट से कोई भी गुड और सर्विस परचेज करते हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन होगा वहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। और उसके पास कितनी पावर है, जुरिसडिक्शन क्या है उसकी? 20, पहले होती थी 20 लाख, अब है 1 करोड़। मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन जो होगा 1 करोड़ तक के जो वाद होंगे, जो सूट होंगे, उनको सुन सकता है। द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बताई गई है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। जो मेंबर होंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के, वो 35 ईयर से अबव होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली मेंटली फिट होना चाहिए। यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि जनरली जो है जज ही होता है। ठीक है जी। आगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हैज़ बीन गिवन पावर टू पास इंटरम ऑर्डर। ये भी सिविल कोर्ट की तरह कोई भी इंटरम ऑर्डर, कोई स्टे ऑर्डर जो है लगा सकते हैं। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हैज़ बीन कन्फर्ड, सीपीसी के अंडर जो पावर्स होती हैं, आगे आप सीपीसी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सीपीसी के अंडर बड़ी सारी पावर, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंडर जो सिविल कोड का जज होता है उसको बड़ी सारी पावर होती है। जैसे वो कमीशन इशू कर सकता है, किसी को एज ए विटनेस कॉल कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट कॉल कर सकता है, कोई भी कमीशन इशू कर सकता है, कोई एग्जामिनेशन कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट की। तो ये बड़ी सारी पावर्स, वो सारी पावर्स जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन को भी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हैज़ बीन आल्सो गिवन द पावर रिव्यू, वो अपने ही डिसीजन को रिव्यू भी कर सकता है, पहले वाले एक्ट में ये नहीं था। द न्यू एक्ट प्रोवाइड द सेटलमेंट ऑफ पास बाय आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर भी, आर्बिट्रेशन क्या होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होगा, कंज्यूमर फोरम जो होगा वो एक मध्यस्थ का काम करे और दोनों पार्टियों में सुलह कराने का काम भी जो है यहाँ पे कराया था। पहले वाले एक्ट में ये नहीं था। इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, तो जब चेयरमैन इन द स्टेट कंज्यूमर कमीशन। तो मैंने आपको बेसिकली 3 टाइप के कंज्यूमर फोरम होते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट और सेंटर। तो डिस्ट्रिक्ट आपने अभी आप सारा पढ़ा, और यहाँ पे अब स्टेट कंज्यूमर पढ़ेंगे। तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन में भी एक वुमेन होना, जो भी मेंबर होंगे उनमें से एक वुमेन होना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट में भी यही है कि वहाँ पे भी एक वुमेन होना जरूरी है। इनका जो है हम देख लेते हैं कि यहाँ के जो मेंबर होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। वो 40 साल की उम्र से अबव होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और कम से कम जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल का उसको एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बताया। तो जुरिसडिक्शन क्या है, तो जहाँ पे जुरिसडिक्शन जो है पहले वाले एक्ट में जो 1985 का था वहाँ पे 20 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ तक का होता था। लेकिन अब जो है इसकी जो है जो जुरिसडिक्शन है वैल्यूएशन ऑफ सूट से रिलेटेड, वो है 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। तो 1 करोड़ तक के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, और उससे ऊपर वाले हैं स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, जो कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के बाद जो है सुन सकता है। तो प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट, एक चेयरमैन वहाँ पे होगा, द स्टेट कंज्यूमर कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन इन विच द फॉलोइंग पर्सन विल बी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है और स्टेट कंज्यूमर कमीशन है, इनके लिए जो है एक जो है वहाँ पे फॉर्मेशन होगी कमेटी की, और उसका और वहाँ पे एक चेयरमैन भी होगा। तो कौन कौन से मेंबर होंगे उस कमेटी में? द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और जज ऑफ द डेजिग्नेटेड बाय द हिम प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे वो जो काउंसिल जो कमेटी बनेगी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन को और स्टेट कंज्यूमर कमीशन को वॉच ओवर करने के लिए, उस कमेटी का जो हेड होगा वो हाई कोर्ट का जज होगा, सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होगा, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होगा। इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल लिखा हुआ 5 साल होगा, और 65 ईयर की एज तक ये जो है अपनी पोस्ट पे रहेंगे। नेक्स्ट है द जुरिसडिक्शन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर। अब आपके पास आ गया नेशनल कंज्यूमर कमीशन। तो 3 कमीशन आप पढ़े
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन या फॉरम भी बोल सकते हैं, स्टेट कंज्यूमर कमीशन या फॉरम भी बोल सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर कमीशन। अब इसको देख लेते हैं। तो ये 10 करोड़ से ऊपर के मामले जो है सुनता है। आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट वाले 1 करोड़ तक, स्टेट वाले 1 से 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से ऊपर के जो है सेंट्रल कंज्यूमर कमीशन जो है सुनता है। तो आपके डिस्प्यूट की वैल्यू क्या है, आप उस हिसाब से इन फॉरम में जा सकते हैं। यहाँ पे भी चेयरमैन होगा, नेशनल कंज्यूमर का भी चेयरमैन होगा, और वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस होगा। 5 साल का कैरियर होगा, 70 ईयर होगा। बाकी मेंबर जो है 5 साल या 68 ईयर तक जो है अपनी पोजीशन पे होंगे। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर कमीशन जो है हैज़ बीन गिवन द फॉलोइंग पावर। तो पावर क्या दी रखी है, वो अपने मैटर को रिव्यू, जो उन्होंने डिसीजन दिया उसको रिव्यू कर सकते हैं। पावर टू सेट असाइड द एक्स पार्टी ऑर्डर, कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर या सेट ऑर्डर जो छोटी कोर्ट्स ने दिया हुआ है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉरम ने दिया हुआ है या फिर स्टेट फॉरम ने दिया हो, उसको उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं, एक्स पार्टी भी कर सकते हैं। पावर टू ट्रांसफ़र द केस, किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपीलेट पावर भी इनके पास होती है। तो ये सारे आपके पास है। द पीरियड फॉर द सेटिंग अप द कंप्लेंट इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन एंड द नेशनल कंज्यूमर कमीशन हैज़ बीन फिक्स 2 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर कोई आपका मामला है तो आपको 2 साल के अंदर जो है इन फॉर्म में जा सकते हैं। चाहे आपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में जाना हो, या स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जाना हो, या नेशनल कंज्यूमर कमीशन में जाना हो, तो आपको 2 साल का टाइम यहाँ पे दिया गया है। जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, जब आपके साथ वो घटना हुई, उसके 2 साल के अंदर अंदर जो है आप इन फॉर्म्स में जा सकते हैं। द न्यू चैप्टर ऑफ आर्बिट्रेशन, और साथ में आर्बिट्रेशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले वाले 1980 वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आर्बिट्रेशन का कोई प्रोसेस है ना, अब न्यू चैप्टर जो है यहाँ पे आर्बिट्रेशन का भी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा बेस देखा कि जो इसमें कौन कौन से फॉर्म बनाए गए हैं, कौन कौन सी कमेटियाँ बनाई गई हैं, कितने टाइम के अंदर जो आप केस फाइल कर सकते हैं, इनका मेन पर्पस क्या है। इस एक्ट का मेन पर्पस वो आपने देख लिया, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना, और दूसरा जो भी डिस्प्यूट इनके पास आते हैं उनको रिड्रेस करना, उनको सॉल्व करना एज सुन एज पॉसिबल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।